नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। साथियों, आज हम पूंजी बजटन अर्थात कैपिटल बजटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। पूंजी बजटन क्या है? जैसा कि पूंजी बजटन में नाम से पता चलता है कि यह बजट से संबंधित होगी, लेकिन वास्तव में यह बजट से संबंधित नहीं है, वरन पूंजी बजटन एक प्रकार के विनियोग निर्णय होते हैं। बच्चों, आप केवल इतना याद रखिए कि पूंजी बजटन नाम पे ना जाकर केवल यह ध्यान रखना है कि पूंजी बजटन का मतलब विनियोग निर्णयों से है। एक व्यावसायिक उपक्रम की सफलता के लिए पूंजी बजटन से बढ़कर अन्य कोई महत्वपूर्ण निर्णय क्षेत्र नहीं होता है। प्रबंध का आधारभूत कार्य संभावित विनियोग प्रस्तावों में से सर्वाधिक लाभप्रद विनियोग प्रस्तावों को उनके लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों के संदर्भ में चुनाव करना है। पूंजी बजटन प्रबंध की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत फर्म के लिए पूंजीगत व्यय का इस प्रकार नियोजन किया जाता है जिससे फर्म के उद्देश्यों की सरलता से प्राप्ति हो सके। इसे पूंजी व्यय प्रबंध, पूंजी व्यय निर्णय, पूंजी व्यय नियोजन, स्थायी संपत्तियों का प्रबंध, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। R.N. एंथोनी के अनुसार पूंजी बजटन प्रबंध द्वारा विश्वास की गई उचित परियोजनाओं के लिए मांगी गई नई पूंजी संपत्तियों की सूची है, जिसे परियोजना की अनुमानित लागत भी दी गई होती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पूंजी बजटन एक प्रबंधकीय तकनीक है जिसके द्वारा फर्म के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से फर्म के वित्तीय साधनों को ऐसी संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है जिनका लाभ फर्म को अनेक वर्षों तक प्राप्त होता है। पूंजी बजटन की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। पूंजी बजटन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. दीर्घकालीन विनियोग हैं। नंबर 2. भावी लाभों की संभावना होती है। नंबर 3. जोखिमपूर्ण निर्णय होता है। पूंजी बजटन के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का पहला उद्देश्य है प्रस्तावित पूंजी व्ययों का मूल्यांकन। दूसरा, प्राथमिकता निर्धारण। तीसरा, पूंजी व्ययों में समन्वय। चौथा, पूंजी व्ययों पर नियंत्रण। पांचवा, पूंजी व्ययों हेतु कोषों की व्यवस्था। छठवां, भूतकालीन निर्णयों का विश्लेषण। सातवां, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन। पूंजी बजटन की आवश्यकता। नीड फॉर कैपिटल बजटिंग। प्राय सभी प्रकार के व्यावसायिक उपक्रमों में कुल विनियोग का एक महत्वपूर्ण भाग पूंजी संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है। पूंजी संपत्तियों में विनियोग एक जटिल समस्या होती है। इस जटिल समस्या को पूंजी बजटन द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। पूंजी बजटन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पूंजी व्ययों का विश्लेषण करने के लिए, श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव करने के लिए। बच्चों, एक कंपनी के समक्ष अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं जिनमें वह विनियोग कर सकती है, परंतु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किस विकल्प का चयन किया जाए ताकि कंपनी की जोखिम को कम से कम करते हुए लाभों को अधिकतम किया जा सके, इसलिए पूंजी बजटन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, पूंजी व्ययों में समन्वय। चौथा, पूंजी व्ययों पर नियंत्रण। पांचवा, हानियों से बचना। पूंजी व्यय प्राय अधिक बड़ी राशि में लंबी अवधि के लिए किया जाता है। पूंजी संपत्तियों में किया गया व्यय स्थायी प्रतिबंधन होता है, अतः उसे बिना महत्वपूर्ण हानि उठाए परियोजना से वापस नहीं निकाला जा सकता। अतः इस तरह की हानि से बचने के लिए पूंजी बजटन आवश्यक होता है। छठा, अनिश्चितताओं एवं जोखिमों का विश्लेषण। सातवां, साधनों की व्यवस्था। आठवां, फर्म की सफलता। नौवां, पूंजी संरचना नियोजन। 10वां, अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना। पूंजी बजटन की प्रकृति। नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग। पूंजी बजटन की समस्या के 3 पहलू होते हैं जो क्रमशः निम्न प्रकार हैं।
पूंजी की मांग, पूंजी की पूर्ति, पूंजी राशनिंग। पहला, पूंजी की मांग, डिमांड ऑफ कैपिटल। पूंजी बजटन में सर्वप्रथम पूंजीगत परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाया जाता है। इसके लिए उपक्रम के विभिन्न विभागों से पूंजी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार ही आवश्यक वित्त के अनुमान लगाए जाते हैं। पूंजी परियोजनाओं में विनियोग करने का उद्देश्य संस्था के लाभों में वृद्धि करना होता है। अतः पूंजी की मांग विभिन्न परियोजनाओं की लाभदायकता के आधार पर की जाती है। नंबर 2, पूंजी की पूर्ति। पूंजी बजटन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न पूंजी व परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकने वाले वित्त का अनुमान लगाना होता है। विभिन्न वित्त साधनों से प्राप्त होने वाले वित्त के अनुमान के साथ साथ उस साधन से प्राप्त होने वाली पूंजी की लागत का अनुमान लगाना होता है। पूंजी की लागत परियोजनाओं की लाभदायकता से कम होनी चाहिए। संस्था को विभिन्न स्रोतों के मध्य संतुलन भी बैठाना चाहिए। नंबर 3, पूंजी की राशनिंग। पूंजी बजटन में तीसरा कार्य विभिन्न प्रतियोगी तथा पूरक पूंजीगत परियोजनाओं में पूंजी का आवंटन करना अथवा राशनिंग करना होता है। विभिन्न परियोजनाओं में संस्था को अपनी सीमित पूंजी इस प्रकार आवंटित करनी चाहिए जिससे फर्म का लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य पूरा हो सके। पूंजी का आवंटन करते समय उन परियोजनाओं को छोड़ दिया जाता है जिनमें प्रत्याशित लाभ की दर पूंजी की लागत से कम होती है। पूंजी का आवंटन विभिन्न योजनाओं में उनकी लाभदायकता तथा अपरिहार्यता के आधार पर किया जाता है। पूंजी बजटन की प्रक्रिया। व्यावसायिक संस्थानों में पूंजीगत व्यय का बजट बनाने की कोई सर्वमान्य विधि नहीं है। पूंजी बजटन प्रक्रिया अथवा विधि एक संस्था से दूसरी संस्था में विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। सामान्यतः एक बड़ी फर्म में पूंजी बजटन की निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। सबसे पहले विनियोग प्रस्तावों का उद्गम होता है। उसके बाद प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण होता है। उसके बाद प्रस्तावों की जांच होती है। प्रस्तावों की जांच के बाद प्रस्तावों का आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण होने के पश्चात परियोजनाओं का चयन किया जाता है। परियोजनाओं के चयन के पश्चात परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय लिया जाता है और जिन परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय हो जाता है उनका पूंजी बजट निर्माण किया जाता है। पूंजी बजट के निर्माण के बाद पूंजी व्ययों का अधिकरण किया जाता है। उसके बाद परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। उसके बाद अनुवर्तन किया जाता है। पूंजी व परियोजनाओं के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक व्यवसाय में अनेक प्रकार के पूंजी व्यय होते हैं जो भिन्न उद्देश्यों अथवा कार्यों के लिए किए जाते हैं। प्राय पूंजी व्यय निम्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए किया जाता है: विस्तार परियोजनाएं, पुनर्संस्थापन परियोजनाएं, परिवर्धन परियोजनाएं, उत्पादन अथवा प्रक्रिया विकास परियोजनाएं, गृह व्यवस्थी परियोजनाएं, शोध एवं विकास परियोजनाएं। पूंजी बजटन में महत्वपूर्ण विचारणीय घटक। पूंजी बजटन का कार्य बड़ा ही जटिल एवं कठिन कार्य है। पूंजी बजटन में पूंजी व्यय निर्णय किए जाते हैं। पूंजी व्यय निर्णयों का प्रभाव अनेक वर्षों तक होता है। ये भविष्य से संबंधित होने के कारण इनके बारे में सही पूर्वानुमान करना कठिन होता है। पूंजी व्यय निर्णय करते समय निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों अथवा घटकों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। नंबर 1, शुद्ध विनियोग की राशि अथवा कुल रोकड़ अंतर्वाहों पर ध्यान देना चाहिए। शुद्ध विनियोग की राशि या शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह किसी परियोजना में लगने वाली कुल धनराशि से होता है जो मुद्रा में निर्धारित की जाती है। यह राशि कुल रोकड़ बहिर्वाह के बराबर होती है। नवीन परियोजना की स्थिति में शुद्ध विनियोग राशि में उस संपत्ति का बीजक मूल्य, लाने का भाड़ा, चूंगी, स्थापना व्यय आदि शामिल होते हैं। यदि किसी संपत्ति की स्थापना के लिए निर्माण कार्य आदि करने पड़े तो उनके लिए किया गया व्यय भी विनियोग राशि में शामिल होगा।
विनियोग राशि कुल रोकड़ बहिर्वाहों के बराबर होती है। अतः किसी पूंजी व निर्णय के फलस्वरूप अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह भी विनियोग राशि में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए मॉडर्न टेक्सटाइल्स में किसी मशीन की लागत 50,000 रुपये, लाने का भाड़ा 2,000 रुपये, चूंगी 500 रुपये, मशीन की स्थापना व्यय, तो कुल विनियोग 56,500 रुपये होगा। हाँ, यदि मशीन के परिचालन के लिए स्थायी रूप में 10,000 की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी पड़ेगी तो कुल विनियोग की राशि 66,500 रुपये होगी। वहीं प्रतिस्थापन परियोजनाओं की स्थिति में पुरानी संपत्ति का नई संपत्ति से प्रतिस्थापन किया जाता है। अतः नई संपत्ति में विनियोग की शुद्ध राशि ज्ञात करते समय उसकी लागत एवं स्थापना व्यय में से पुरानी संपत्ति को बेचने से प्राप्त अवशिष्ट मूल्य या निस्तारण मूल्य को घटा दिया जाता है। इस प्रकार ज्ञात राशि शुद्ध विनियोग राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए मॉडर्न थ्रेड में एक पुरानी सूत कताई मशीन के स्थान पर नई मशीन लगाने की लागत 65,000 रुपये तथा पुरानी मशीन को बेचने से 5,000 रुपये प्राप्त हो सकते हैं, तो शुद्ध विनियोग की राशि 60,000 रुपये होगी। प्रतिस्थापन परियोजनाओं की स्थिति में शुद्ध विनियोग की राशि ज्ञात करते समय कर समायोजन करना आवश्यक है। यह समायोजन ऋणात्मक अथवा धनात्मक हो सकता है। यदि पुरानी मशीन को बेचने से हानि होती है तो इससे उपक्रम का कर दायित्व कम हो जाएगा। नवीन मशीन के क्रय पर कर दायित्व में कमी के बराबर रोकड़ बहिर्वाह कम होगा। इसके विपरीत यदि पुरानी संपत्ति को बेचने से लाभ प्राप्त होता है तो उपक्रम का कर दायित्व बढ़ जाता है तथा संस्था के रोकड़ बहिर्वाह बढ़ जाते हैं। अतः नवीन मशीनों की विनियोग राशि उसमें जोड़ दी जाती है। इसे निम्न उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। नंबर 2, शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों या रोकड़ लाभों का भी ध्यान रखा जाता है। पूंजी व्यय निर्णयों में परियोजना की शुद्ध विनियोजन राशि ज्ञात करने के पश्चात उस परियोजना से प्राप्त होने वाले भावी शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह अथवा लाभों की गणना की जाती है। शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों का तात्पर्य पूंजी संपत्ति पर राशि घटाने से पूर्व परंतु कर घटाने के बाद बची राशि से होता है। शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों की राशि निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लो, सेल्स रेवेन्यू less operating expenses including depreciation, income tax, less interest, less tax, add depreciation, net cash inflow। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं। संवर्धनात्मक रोकड़ प्रवाहों की गणना करते समय निम्न चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय लागतें, डूबत लागतें, स्थिर या ऊपरी व्यय लागतें, और नंबर 3, अंतिम रोकड़ अंतर्वाह टर्मिनल कैश इनफ्लोज। अंतिम रोकड़ अंतर्वाहों के अंतर्गत अवशिष्ट या निस्तारण मूल्य तथा मुक्त की गई कार्यशील पूंजी की पूंजी को शामिल किया जाता है। किसी भी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त रोकड़ को अवशिष्ट या निस्तारण मूल्य कहते हैं, जिसे अंतिम वर्ष का रोकड़ अंतर्वाह माना जाता है। इस मूल्य में से संपत्ति को हटाने की लागत को समायोजित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार परियोजना अवधि की समाप्ति पर मुक्त की गई कार्यशील पूंजी की राशि को अंतिम वर्ष के रोकड़ प्रवाहों में जोड़ दिया जाता है। नंबर 4, ह्रास एवं संपत्ति की बिक्री या निस्तारण पर लाभ हानि का व्यवहार। ह्रास एवं संपत्ति की बिक्री या निस्तारण पर लाभ या हानि का व्यवहार निम्नानुसार किया जाता है। लेखांकन के अनुसार, आयकर अधिनियम के अनुसार एक संपत्ति समूह है, एक से अधिक संपत्तियों का समूह है। परियोजनाओं का जीवन काल, वांछित न्यूनतम प्रत्याय दर, अवसर लागत, अप्रचलन से जोखिम, उपलब्ध कोष, गैर आर्थिक कारक आदि चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। साथियों, आज हमने पूंजी बचतन की विशेषताओं के बारे में, परिभाषाओं के बारे में, आवश्यकताओं के बारे में, पूंजी बचतन करते समय किन किन निर्णयों को ध्यान में रखना चाहिए उनके बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम पूंजी बचतन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों।